नमस्कार दोस्तों। आजकल जिसको भी देखो यूएसजी करने पर फैटी लिवर की शिकायत बताता है। आज इसीलिए हम डिस्कशन करेंगे फैटी लिवर के ऊपर और फैटी लिवर पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपिल शर्मा। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को इंट्रोड्यूस कर दें। सर, मेरा नाम डॉक्टर कपिल शर्मा है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ और जनरल फिजिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। अभी मैं हिमाचल के बिलासपुर में काम करता हूँ और पिछले 15 सालों से तकरीबन मैं जनरल मेडिसिन के पेशेंट देख रहा हूँ। तो सर बेसिकली मेडिसिन के डॉक्टर हैं और मेडिसिन की बीमारियां जो हैं सर को देखते हैं और फैटी लिवर के बहुत सारे केसेस भी सर देखते होते हैं। सर, आगे बढ़ने से पहले मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि फैटी लिवर की बीमारी कितनी कॉमन है इंडिया में और किन लोगों को होती है और नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, सर कुछ इस पे आइडिया सर। देखिए, फैटी लिवर डिजीज जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफएलडी भी कहा जाता है या एनएफएलडी भी कहा जाता है, इसका प्रेवलेंस यानी कि इसकी दर पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। अब तो ऐसा भी माना जा रहा है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज या एंड स्टेज लिवर डिजीज का ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है। अगर इसकी प्रेवलेंस दर की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रेवलेंस तकरीबन 10 से लेके 30% और कहीं कहीं 40% भी देखी गई है। मतलब 10 में से 4 लोग हो सकती है ये बीमारी। अगर हम भारत के आंकड़ों की बात करें तो अलग अलग स्टडीज ने इसके अलग अलग आंकड़े दिए हैं। कुछ स्टडीज कहती है कि 10 से 15% है, लेकिन हमारा मोटा मोटा अनुमान है कि 30 से 40% लोगों में, आम लोगों में इसकी जो ये प्रेवलेंस है। इसके अलावा कोई रिस्क ग्रुप हैं जिन लोगों में ये ज्यादा देखी गई है। इस रिस्क ग्रुप में आते हैं जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जो मोटापे से पीड़ित हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या जिनको हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की प्रॉब्लम है। सर, जो आपने बताया कि तकरीबन 10 में से 4 लोगों को फैटी लिवर की डिजीज हो सकती है और सर आपने बताया कि डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन या फिर ओबेसिटी, मोटापा, और सर साथ साथ आपने बताया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जो लोग काम ज़्यादा हैवी नहीं है, बैठने का काम ज़्यादा है, उनको ये ज़्यादा है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हैं सर, इनके अलावा सर? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फैटी लिवर होने की टेंडेंसी उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है। देखिए, फैटी लिवर के लिए आजकल एक नई टर्म आ गई जिसको कहते हैं MAFLD, यानी कि मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज। तो मेटाबॉलिज्म से हमारा मतलब होता है कि जैसा हमारा शरीर जो हम खाते पीते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसको कैसे डील करती है, पचाने का काम करती है और उसको बॉडी में एसिमिलेट करने में कैसे काम करती है। तो कई लोगों में ये मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है जिसको हम डिसफंक्शन कहते हैं। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको या तो डायबिटीज है या डायबिटीज होने का आगे अंदेशा है, या जिन लोगों का मोटापा है या उनका BMI ज्यादा रहता है, जो ओवरवेट लोग सर, या कुछ और रिस्क फैक्टर है जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जो लोग ज्यादा भारी काम नहीं करते, ज्यादा तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और उस वजह से उनका वजन बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ अनुवांशिक या जेनेटिकल कारण भी इसके बारे में देखे गए हैं, पर वो फैक्टर्स थोड़े कम है, ज्यादा कारण। हाँ सर, ये फैटी लिवर डिजीज जो है सिर्फ मतलब मेल्स में होती है कि फीमेल्स मेल्स दोनों में इक्वली हो सकती है सर? फैटी लिवर डिजीज दोनों जेंडर में देखी जाती है, क्योंकि जेंडर एज सच रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि फीमेल में कई पॉपुलेशन में फीमेल में इसकी जो पॉसिबिलिटी है होने की ज्यादा रहती है। तो यानी कि फैटी लिवर डिजीज जो है मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकती हैं। 40% के आसपास इसकी प्रेवलेंस रेट है और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल बताया सर ने कि सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है फैटी लिवर का ये है। सर, फैटी लिवर डिजीज किसी को हो गई तो सर फैटी लिवर डिजीज होने के बाद में पेशेंट को सिम्टम्स क्या आते हैं सर? जैसे कि बाकी क्रॉनिक डिजीज है जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया वगैरह, और उसी श्रेणी में यही बीमारी भी आती है। तो ये बीमारी इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल साइलेंट यानी कि शांत रहती है, इसके इस तरह के कोई सिम्टम नहीं होते। ज्यादातर मरीज को यही पता चलता है कि वो किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड करवाए और वहां पे अल्ट्रासोनोग्राफर या उसका डॉक्टर बताए कि आपका फैटी लीवर है, आपका जो लीवर का फैट कंटेंट्स बढ़ रहा है।
किसी किसी मरीज को हाँ कि पेट के ऊपरी हिस्से में थोड़ी हल्की सी दर्द वगैरह या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर वो इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इस बीमारी का पता नहीं लगता और जब इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, यानी कि वो एडवांस लिवर डिजीज में चेंज हो जाती है, तो इसके लक्षण आने शुरू होते हैं। उसके लक्षण फिर वो लिवर से रिलेटेड होंगे। अगर वो कोई और अंग इससे प्रभावित होगा, जैसे कि किडनी, ब्रेन या फेफड़े, तो उससे रिलेटेड इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। पर वो लेट स्टेजेस में होता है, तब तक ये डिजीज काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। यानी कि सर फैटी लिवर डिजीज में मोस्ट कॉमनली कोई सिम्टम नहीं होंगे, पेशेंट बहुत हेल्दी दिखता होगा, किसी और कारण के लिए यूएसजी के लिए गया होगा, फिर वो उसके बाद फैटी लिवर का पता लगता है कि निकल के आया, और सिम्टम्स तभी आएंगे सर जब फैटी लिवर डिजीज की वजह से लिवर काफी हद तक खराब हो गया हो। बिल्कुल ठीक, यही है। सर फैटी लिवर डिजीज के लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं सर? फैटी लीवर को हम सस्पेक्ट करते हैं उन लोगों में जो मैंने इसके जोखिम कारण रिस्क फैक्टर पहले बताए। तो अगर हमें लगता है कि इस व्यक्ति का वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, तो हो सकता है हम उसके पहले लीवर फंक्शन टेस्ट करवा के देखें। LFT जिन्हें कहा जाता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ एंजाइम टेस्ट कराए जाते हैं, जिसे कि SGOT SGPT कहा जाता है। AST ALT SGOT SGPT सर? जी हाँ जी। तो अगर वो कुछ बढ़े हुए हों तो फिर हम उसको अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर की कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एक ब्राइट इको पैटर्न जिसको कहते हैं, लिखा होता है कई बार कि ब्राइट इको पैटर्न आ रहा है। वो होने के बाद फिर हम, क्योंकि फैटी लिवर डिजीज एक अकेली डिजीज नहीं है, इस डिजीज का पूरा स्पेक्ट्रम है। जी सर जी, पहले स्टेजेस होती हैं इसकी। जैसे पहले पेशेंट को फैटी लिवर डिजीज होगा जब सिर्फ फैट ही इकट्ठा हो रहा है लिवर में। उसके बाद अगली स्टेज में इस फैट की वजह से लिवर में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने के बाद उस स्टेज को हम नैश या आजकल मैश कहा जाता है। यस सर। उसके बाद जब ये बीमारी और बढ़ जाती है तो ये फिर फाइब्रोसिस में चेंज हो जाएगी, सिरहोसिस में चेंज हो जाएगी, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, और मैश को हम मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस। स्टीटो हम फैट के लिए यूज करते हैं, हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गई उसकी। तो उसके बाद अगली स्टेज में पेशेंट्स का लिवर काम करना कम कर जाता है, जब उसको सिरहोसिस कह देंगे। सिरहोसिस होने पे उसके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लिवर फेल होने के सिम्टम्स। हाँ जी। तो इनिशियल स्टेज में हम अगर सिर्फ फैटी लिवर डिजीज है, हमें ये पता लगाना होता है कि ये पहली स्टेज से बढ़ चुका है कि नहीं, यानी इसको मैश होने का कितना रिस्क है। तो उसके लिए कुछ रिस्क कैलकुलेटर होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं SGOT SGPT और प्लेटलेट काउंट के बेस पे। अगर हमें लगता है कि इसका स्कोर उस रेंज में आ रहा है तो हम पेशेंट को एक एडवांस टेस्ट और बोलते हैं, जिसे फाइब्रोस्कैन या ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी कहते हैं, जो कि लीवर की स्टिफनेस को नापता है कि फाइब्रोसिस है कि नहीं है। इसके बाद अगर हमें फिर भी शक हो, डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, तो हम लीवर की MRI या बहुत संभव हो तो हम MRI या बायोप्सी भी करवा सकते हैं पेशेंट की इसको। हाँ, पर इसकी जरूरत ज्यादातर पेशेंट में नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही टेस्ट हैं जो इसके लिए यूजुअली करवाई जाते हैं, जिससे बीमारी का पता लग जाता है। आपने बताया कि लिवर फंक्शन टेस्ट LFT टेस्ट जो है कॉमनली करते हैं, उसमें AST ALT SGOT SGPT एंजाइम देख लेते हैं। अगर बड़े हुए लगते हैं सर या कुछ और अगर इंडिकेशन है तो फिर एक USG कर लेते हैं सर लिवर का। उसके अंदर सर अगर फैट होगा तो आपने बताया कि ब्राइट पैटर्न आएगा, मतलब इको बढ़ जाएगी। हाँ, वो थोड़ा चमकीला दिखेगा लिवर उसमें। और सर इसके बताया आपने कि अगर वो इससे आगे बढ़ चुका है कि नहीं, इसके लिए आप करते हैं फाइब्रोस्कैन और कभी-कभी MRI, और बहुत रेयर केसेस में कभी-कभी लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है सर। तो ये सब टेस्ट हम करते हैं फैटी लिवर डिजीज के अंदर। सर अगर किसी इंसान को पता लगे कि मुझे फैटी लिवर डिजीज है और मान लीजिए ट्रीटमेंट नहीं लिया, छोड़ दिया ऐसे कैसे, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं सर? क्योंकि फैटी लिवर डिजीज सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये डिफरेंट स्टेजेस से आगे बढ़ती रहती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे ज्यादा खतरा रहता है वो परमानेंटली लिवर डैमेज का रहता है, लिवर फेलियर का रहता है। तो पहले लिवर डैमेज होना शुरू होगा। अब लिवर की खासियत ये है कि ये अगर 70 से 80% भी डैमेज हो जाए तो काम करता रहता है। लिवर को अपने आप को रीजनरेट करने की जो इसमें कैपेसिटी है, योग्यता है, वो काफी ज्यादा है। लेकिन सिरहोसिस अगर एक बार डेवलप हो जाए तब उस स्टेज को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। हो तो जाता है पर मुश्किल है थोड़ा करना। तो उस स्थिति में पेशेंट को कई तरह के लक्षण आ सकते हैं, जैसे उसके पेट में पानी भर सकता है, असाइटिस जिसको कहा जाता है आम भाषा में, असाइटिस हो गई,
या उसके किडनी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, किडनी कम काम करने शुरू करती है। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है, सफाई करता है खून की। सफाई करता है खून की। तो जो विषैले पदार्थ हैं वो लीवर उसको सफाई नहीं कर पाता, वो ब्रेन तक जाएंगे, तो ब्रेन में ये ब्रेन की कार्य क्षमता को कम कर देगा, जिसे को हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहा जाता है। तो इस तरह के इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है जो कि एडवांस स्टेजेस में देखी जाती है। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि फैटी लिवर में मतलब सभी पेशेंट्स को ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, या सर फिर कुछ मतलब ऐसा है कि जितने लोगों को फैटी लिवर था उसमें से कुछ परसेंट लोगों को ही आगे जा करके ये चीजें हो सकती हैं सर? मतलब फैटी लिवर डिजीज से एंड स्टेज लिवर डिजीज पहुंचने वाला जो प्रपोर्शन है सर, वो कितना रहता है सर? अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात करें तो फैटी लीवर जिन लोगों को है उनसे एंड स्टेज होने का जो अभी की स्टेज बताती हैं जो प्रोपोर्शन है अराउंड 5 से 10% रहता है, 10%। और ये बहुत स्लोली बढ़ने वाली बीमारी है। साल कितने लगेंगे सर कुछ? अब अगर किसी को 30 साल में ये डेवलप होना शुरू होगा तो हो सकता है उसको 60 से 70 साल की उम्र में आए, पर ये कोई पक्की बात नहीं है, एक मीडियन वो है। हो सकता है किसी मरीज अंदाजा ही को है अगर रिस्क फैक्टर ज्यादा है और वो कुछ और रिस्क फैक्टर भी है उसको, जैसे कि अल्कोहल इंटेक ज्यादा कर रहा है जो कि एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है फैटी लीवर होने का, वो ज्यादा कर रहा है, तो उन लोगों को ये इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है एंड जल्दी स्टेज आ लिवर जाएंगे। वो जल्दी आ जाएंगी। तो यानी कि सर अगर फैटी लिवर डिजीज किसी को है और कोई फैक्टर नहीं है तो तब भी प्रोसेस स्लो है, इट कैन टेक टाइम। लेकिन क्योंकि जैसे बताया आपने अल्कोहल इंटेक बड़ा कॉमन है या बाकी चीजें, तो नोबडी कैन टेल कि टाइम कितना लगने वाला है, जी, इसको कॉम्प्लिकेशन हो बताना सकता मुश्किल है। हो सकता है। सर किसी पेशेंट को पता लगा कि उसको फैटी लिवर डिजीज है, उसके बाद सर आप ट्रीटमेंट क्या देते हैं सर पेशेंट को? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी पैथोजेनेसिस यानी कि वो बीमारी कैसी होती है इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बीमारी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो चेंजेस इन लाइफस्टाइल है। तो चेंजेस इन लाइफस्टाइल, तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए मरीज को बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले उसे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कहा जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जो आजकल के टाइम में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसमें मतलब मैदे की मात्रा ज़्यादा है, या जिस आटे में चोकर नहीं है उसकी या पॉलिश्ड राइस का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा हो रहा है, फाइबर कम यूज हो रहे हैं, प्रोटीन हम लोग इंडियन डाइट में आपको पता है प्रोटीन वैसे भी बहुत कम होते हैं। जी सर। तो मरीज को कहा जाता है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, और अगर वो उसका वजन ज्यादा है तो उसको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेने के लिए कहा जाता है, कम कैलोरी वाली डाइट, कम कैलोरी वाली डाइट लेने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट या डाइटिशियन की सलाह ली जाए, वो उसकी जीवन शैली को अच्छी तरह से स्टडी करे कि अभी किस तरह का खाना खाते हैं और इस मरीज को किस तरह का खाना खाने से इसकी डाइट कैलोरी डेफिशिएंट होगी। तो ये पहला है इसका तरीका। जी सर। दूसरा है एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है तो एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए पेशेंट को प्रेरित किया जाता है। एक्टिव लाइफस्टाइल से हमारा मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कितनी करनी है कि कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में, या डेली की 30 मिनट, हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो करें, 7 दिन तो ना करें। आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें और हफ्ते में 7 में से 5 दिन करें। और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, इसमें ऐसा नहीं कि हम टहलते हैं, ये एक्सरसाइज इसमें इतनी ज्यादा काउंट नहीं होती। तो हम उस तरह के एक्सरसाइज को बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जिसमें कि एरोबिक एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग कही जाती है कि पेशेंट को। लेकिन अगर किसी ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करनी है तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए कि क्या वो इस तरह के एक्सरसाइज करने के योग्य है भी कि नहीं, क्या उसके तो नहीं उसको साइड इफेक्ट और कोई दिक्कत बढ़ जाए उस एक्सरसाइज से। तो एक है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये चीजें हैं। और इसके अलावा मरीज को और चीजों से परहेज करना चाहिए जो लीवर को डैमेज कर सकते हैं। अल्कोहल हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल। तो आजकल आपको पता ही है कि कोई ऐसी मिनिमम डोज नहीं है, अमाउंट नहीं है जिसको हम बॉडी के लिए सेफ कह सकें। तो अल्कोहल सेफ तो है ही नहीं सकें। अल्कोहल सेफ बिल्कुल भी नहीं है, तो अल्कोहल को ऑल टुगेदर बिल्कुल ही बंद करें। हम क्यों इस तरह का काम करें कि जिसकी वजह से लीवर पे एडिशनल बर्डन पड़े, उसके डैमेज होने का खतरा बढ़े। तो ये कुछ तरह की जो है, साथ के साथ आपके डॉक्टर हो सकता है कि आपको अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कहें, आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कहें, लिपिड को कम करने की दवाइयाँ दें। तो इस तरह के चीज़ें हम जनरली मरीज को
इस चीज की सलाह दी तो यानी जाती कि है। सर ये सारे के सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल दवा के अलावा जो हम करते हैं, जी जी जी। एडवाइसेस रहती हैं। आपने बताया कि वेट कम करना है, हम्म वेट कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी है। हम्म। उसके बाद बताया आपने सर कि एक्सरसाइज करनी है ताकि शरीर फिट रहे और वेट भी लूज हो सर। आपने बताया थर्ड कि अगर बंदे को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो उसकी दवा खा के उसको मेंटेन करें और हो सके तो अल्कोहल को अवॉइड ही करें। अवॉइड ही करें। सर कोई फैटी लिवर डिजीज के लिए आपने अभी सब बताई कि ये एडवाइस हमें फॉलो करनी चाहिए। सर क्या कोई दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि फैटी लिवर डिजीज को कम कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं सर? एज सच फैटी लिवर डिजीज को ट्रीट करने के लिए अभी कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कि अप्रूव्ड है। कुछ दवाइयां हैं ऐसी जिनका असर बाकी चीजों से ज्यादा देखा गया है इस बीमारी में, जिसमें कि विटामिन ई है या शुगर को कंट्रोल करने की एक दवाई होती है जिसे कहते हैं पायोग्लूटाजोन। उसका उपयोग कुछ डॉक्टर करते हैं, कुछ हद तक कुछ कर हद सकता तक है, कर ठीक सर सकते ये। हैं। तो अभी तक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए ही पेशेंट को सलाह दी जाती है, जिसमें कि आपकी डाइट कंट्रोल और वेट रिडक्शन। और वेट रिडक्शन के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि वेट को लूज करना एक मुश्किल कार्य होता है। तो इसमें हम पेशेंट को कभी ऐसा नहीं कहते कि आपने बिल्कुल नॉर्मल वेट में आना है। सिर्फ 5 से 7% या 10% वेट लॉस भी अगर पेशेंट अचीव कर ले तो वो बहुत होता है इस बीमारी को और इससे रिलेटेड और बीमारियों को रोकने के लिए। तो यानी कि 80 किलो अगर वेट किसी का है, अगर 6 से 8 किलो वेट कम भी हो गया तो काफी हो जाएगा, काफी हो मरीज के लिए जाता ठीक है। हो जाएगा। तो यानी कि सर दवाइयाँ हैं एक आध, पर वो इतनी कारगर नहीं है। मेन चीज वही है कि आपको मोटापा कम करना है, डायबिटीज कंट्रोल रखनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, इससे आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आजकल जिसको देखो यूएसजी टेस्ट करा लेते हैं, फिर फैटी लिवर आता है उसके अंदर सर। आई थिंक ग्रेडिंग भी होती है, ग्रेड 1 और 2 कुछ ऐसा रहता है। तो सर कितना डरने की बात है कि अगर किसी का फैटी लिवर आ जाए यूएसजी के अंदर, ग्रेड 1 ही आ जाए मान लो, तो सर कितना घबराने की बात है सर? जो अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर पे ग्रेड बताया जाता है, इसका क्लिनिकल स्टेजिंग से कोई लेना देना नहीं है जी सर। तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि लिवर में फैट है या नहीं है। स्टेजिंग के लिए हम वही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में एनएफएलडी होगा, सेकंड स्टेज में नैश होगा जिसका पता हमें फाइब्रोस्कैन से पता चलेगा, और तीसरी स्टेज में सिरोसिस होगी। तो अगर किसी को फैटी लिवर आ जाता है तो घबराने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी हानिकारक नहीं है, लेकिन इस बीमारी का इलाज व्यक्ति अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर की सलाह से अपने लेवल पे भी कर सकता है। अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे, जो भी उसकी सलाह डाइट से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड दी गई है उसको पूरी तरह से फॉलो करे, और निरंतर डॉक्टर की सलाह लेता रहे कि कब कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए या कब उसे फाइब्रोस्कैन करवाना चाहिए। तो इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो यानी कि सर किसी को अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसा फैटी लिवर बताते हैं यूएसजी में तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स जो हैं विद लाइफस्टाइल चेंज ठीक हो जाएंगे और क्लिनिकल स्टेजेस काफ़ी अलग हैं यूएसजी के स्टेजेस से। अगर ऐसे कई फैटी लिवर आता है डॉक्टर से मिल करके अपना फॉलोअप करते रहें और घबराएं नहीं सर, नहीं सर। सर आप इतने सारे केसेस देखते हैं फैटी लिवर के, कोई कॉमन मिथ्स मिसबिलीफ आपको देखने को मिलती हो लोगों के अंदर, पेशेंट्स के अंदर जो आते हैं फैटी लिवर साथ में सर? जो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं, इसमें सिर्फ फैटी लिवर ही ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए मिथ्स हैं, जिसको हम मिथक कहते हैं। जो ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, इसके बारे में भी काफ़ी मिथ हैं। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि ये बीमारी बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि चाहे किसी को फैटी लिवर है, लेकिन 5 से 10% लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी एंड स्टेज लिवर डिजीज से लिवर फेल हो जाएगा सर। लिवर फेल हो जाएगा इसकी वजह से। तो इससे हानि हो सकती है। पहला मिथ तो ये है। दूसरा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि जिन लोगों को मोटापा है, डायबिटीज है, उन्हीं को ये हो सकती है। लीन जो लोग पतले हैं उनमें भी ये बीमारी देखी गई है, हालांकि उनकी दर बाकी लोगों से कम है। तो मतलब पतला होना जरूरी नहीं है कि आप इस बीमारी से बच जाओगे। तो पतले लोगों को भी बीमारी हो सकती है, हालांकि कम है उससे करने के लिए। तीसरा मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उन्हीं को ये बीमारी हो सकती है। तो शराब एडिशनल रिस्क फैक्टर जरूर है इस बीमारी का, लेकिन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इसका शराब ही नहीं है कारण, और भी कारण है। तो यानी कि जो शराब नहीं पीते हैं उन लोगों को भी ये दिक्कत हो सकती है। तो इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस बीमारी या इससे रिलेटेड किसी भी बीमारी के बारे में कोई सलाह लेनी है तो आप अंधाधुंध
जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं उनके बातों को थोड़ा ध्यान से ही देखें। अगर आपने इस तरह की जानकारी इंटरनेट से लेनी है तो बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्सेज जो कि किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको वहाँ पे कंटेंट बनाया है उसी को पढ़ के इसके बारे में जानकारी लें। तो सर वही होता है कि जब जाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हम देखते हैं कि कुछ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, काढ़ा है, जड़ी बूटी है, खा ली जड़ से खत्म फैटी लिवर, ऐसा तो सर शायद नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, हमारे पास कई मरीज आते हैं कि जो वेट लॉस करने के लिए या फैटी लिवर को करने के लिए कि हमें इस डॉक्टर ने ये पुड़िया या चूर्ण और ये कुछ ऐसा कहा गया है। कई बार तो ऐसे भी देखा गया है कि सिर्फ फैटी लिवर को कम करने के लिए 5-5, 6-6 तरह की दवाइयाँ जो कि इस बीमारी में नहीं किसी और बीमारी में यूज़ करती है, लोग खा रहे होते हैं बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लिए बिना, तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा तो होगा ही नहीं। तो सर शॉर्टकट कोई नहीं है, अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, वेट लूज़ करना पड़ेगा, डायबिटीज़ की दवा खानी पड़ेगी, अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फैटी लिवर ठीक होगा। बिल्कुल। सर आपसे बात करके बहुत हद तक फैटी लिवर के बारे में जो भी सवाल हमारे थे काफ़ी हद तक क्लियर हुए हैं। सर खत्म करने से पहले सर ऑडियंस के लिए सर आपकी तरफ से एक छोटा मैसेज सर। देखिए, फैटी लिवर डिजीज़ से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये एक लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जिसको आप अपने डॉक्टर की या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मदद से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इस विषय में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी कोई भी जानकारी को जिसको आप फॉलो करते हैं, वो करने से पहले किसी एक्सपर्ट फिजिशियन, लिवर के डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और इसको ठीक करने के लिए ऐसा ना करें कि कोई और ऐसी दवाई का सेवन कर लें जिससे आपको फ़ायदा ना हो और इससे आपको नुकसान हो जाए। यही मैं इस चीज़ का अपना मैसेज देना चाहूँगा। आज दोस्तों हमने बात की फैटी लिवर के बारे में। अगर आपका फैटी लिवर को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा सर आपका सवाल का उत्तर ज़रूर देंगे। अगले हफ्ते हम फिर आएँगे कोई नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार।